तो देखो हम लोग को क्या आज डिस्कस करना है, सीएमए इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर इनकम का ऑब्जेक्टिव। आइए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है आज हम लोगों का, एग्रीकल्चरल इनकम। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन 1 पर आओ बच्चों। क्या कहता है, पार्शियल टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज डन इन अ केस ऑफ। ऑप्शन 1 कहता है बच्चों ऑल एसएससी, ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ओनली फर्म एंड कंपनी। डी में कहता है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एंड फ्यू अदर इफ सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो बच्चों ऑल एसएससी तो नहीं हो सकता, ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ भी नहीं है क्योंकि और भी लोग आते हैं, फर्म और कंपनी तो आता ही नहीं है। तो बचा क्या अपना डी, तो डी हो गया राइट आंसर, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ एंड फ्यू अदर इफ सर्टेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। और वो कंडीशंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो कंडीशन क्या है पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए। चलिए कोई दिक्कत तो अपने कॉपी में लिखते जाइए, ए आंसर लिखिएगा, डी क्वेश्चन हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे पीडीएफ। चलिए कॉपी में हेडिंग दीजिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, पीडीएफ चला जाएगा ग्रुप में। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इस बार ना जिनसे पूछेंगे उन्हीं को बताने दीजिएगा, कोई मत बोलिएगा। देखिए क्वेश्चन 2 में कहता है देयर विल बी नो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सुनिएगा क्वेश्चन, देयर विल बी नो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम डज नॉट एक्सीड्स। मत बोलिएगा। ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन डी 50,000 और ऑप्शन डी बेसिक लिमिट, सॉरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो वो गलती से एग्जम्प्ट लिखा गया, एग्जम्पशन लिमिट होगा। ये क्वेश्चन है विवेक के लिए। विवेक बताइए। डी कैसे विवेक? कहता है देयर विल बी नो पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चर इफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम डज नॉट एक्सीड्स बेसिक लिमिट, है ना। अच्छा बेसिक लिमिट ये किसको कह रहा है? वो जो हम लोग टैक्स में पढ़ते हैं ना 2.5 लाख, है ना, वैसे इंडिविजुअल के लिए जिनका उम्र 60 साल से कम का है, और जिनका उम्र 60 साल से ज्यादा और 80 से कम का है उनके लिए कितना रखा गया है? 3 लाख। और जिनका उम्र 80 साल से ज्यादा है उनके लिए कितना रखा गया है? 5 लाख। याद है? चलो सही आंसर दिए हो। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? हाँ राइट आंसर हो गया अपना डी। चलिए कॉपी में लिखते चले जाइएगा। आइए क्वेश्चन 3 पे आते हैं। कहता है देयर विल बी नो पार्शियल इंटीग्रेशन। क्या बोल रहा है बच्चों? देयर विल बी नो पार्शियल इंटीग्रेशन इफ एग्रीकल्चरल इनकम डज नॉट एक्सीड्स। एग्रीकल्चरल इनकम किस अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा तो पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं है। क्वेश्चन ताने आपके लिए है। 5,000, अगर 5,000 एक्सीड कर जाता तो पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होता, लेकिन एक कंडीशन और चाहिए था, बेसिक लिमिट भी क्रॉस करना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया सी। वेरी गुड। कॉपी में लिखते जाइएगा, ग्रुप में तो ये चला ही जाएगा। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा। ये क्वेश्चन आदित्य आपके लिए है। चले आओ बच्चों क्वेश्चन 4 को देखिएगा। कहता है एन एसएससी हैज इनकर्ड 1 लाख ऑन कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। क्या बोला बच्चों? क्या बोला? 1 लाख ऑन कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आगे कहता है 50% ऑफ प्रोड्यूस हैज बीन सोल्ड फॉर, कितने में बेच दिया गया? यानी 1 लाख का आधा होता है 50%, मतलब 50,000। उसको इन लोगों ने कितने में बेचा? 1,10,000। एंड बैलेंस 50% हैज बीन यूज्ड बाय एसएससी फॉर सेल्फ कंजम्पशन। The agricultural income in this केस शैल बी। एग्रीकल्चरल इनकम कितना हुआ
इस केस में ये क्वेश्चन आदित्य के लिए है। आदित्य आपको बताना है, आप लोग भी सोचिए, लेकिन अब देखिए आदित्य का क्या जवाब आता है। कैसे कैसे 60,000 आप निकाले? 50% में दिया 1,10,000। अच्छा, आपका ये कहना है कि सर 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ था, इसका 50% निकालते हैं तो 50,000 होता है, और इस प्रोडक्ट को हम बेच दिए 1,10,000 तो 60,000 हो गया हमारा क्या? एग्रीकल्चर इनकम इन दिस केस शैल बी 60,000। आदित्य का कहना है, ये आदित्य कह रहे हैं कि 60,000 होगा। अभी मैंने इस पर मुहर नहीं लगाया है, हाँ या ना, आदित्य का कहना है। अच्छा, ये फिर से सतीश आपका क्या कहना है? 1,10,000। ठीक है, सतीश का कहना है 1,10,000। गुड, 2 अभी तक जवाब आ चुका है। रिमी बेटा, आप पे ये क्वेश्चन है, बताइएगा इस आदमी का एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? 1 लाख। 1 लाख एग्रीकल्चरल इनकम है आपके अकॉर्डिंगली। अच्छा, आप तो पढ़े नहीं बेटा, एब्सेंट थे, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अमन, 1,10,000 एग्रीकल्चरल इनकम, 2 लोग 1,10 बोल रहे हो। अच्छा, इन्होंने 1 कहा, आप 1,10 बोल दिए। मतलब हर फिगर उसमें से ढूंढ ढूंढ के बोल देना ताकि कोई मैच कर जाए। हाँ, कोई तो सही होगा ना सर। 1,20,000। अच्छा, वो बच गया था, हाँ सब बोल दिया, 1,20 बच गया था तो वो आप चपका दिए। अच्छा, जो आपको आया वो बता दिए। हाँ बताइए शशांक, चलिए आप पे ये ऑप्शन गया, बताइए आपके को। 1,10,000। ठीक है, 1,10,000, बहुत बढ़िया। बच्चों एक बात बताओ, हम आपको एक दिन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहे थे प्रीवियस क्लास में, और उस क्वेश्चन में एक पर्सन का एग्रीकल्चरल इनकम था। उस एग्रीकल्चरल इनकम पर जो एक्सपेंस हुआ था उसको हम लोग माइनस किए थे और तब एग्जैक्ट एग्रीकल्चर इनकम बताए थे। तो आदित्य का आंसर सही था, तुम लोग थोड़ा भी अप्लाई नहीं किए, सोच कर देखो। 1 लाख का गुड्स प्रोड्यूस हुआ, स्क्रीन पर देखते जाना। एक बात बताओ, इसमें से 50% वो अपने यूज के लिए रख लिए, है ना, बचा कितना? 50%। तो उस 50% का कॉस्ट क्या आया? 50,000। इसको इन्होंने बेचा कितने में? 1,10,000। तो बाबू एक बात बताओ, जो कल्टीवेशन का कॉस्ट गया वो इनकम थोड़ी हो सकता है। खेती बाड़ी में सीड्स का, फर्टिलाइजर का, लेबर चार्जेस, उसको आप इनकम बोलोगे क्या? नहीं ना, वो क्या बोलता है? has been incurred 1 lakh on cultivation of agricultural produced। तो बउआ मेरे, इन्होंने 1,10,000 में बेचा 50,000 के गुड्स को, तो एग्जैक्ट इनकम कितना हुआ? 60,000। बताइए, न्यूमेरिकल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आपने पूछा भी कि सर एग्रीकल्चरल एक्सपेंस माइनस क्यों हुआ, नेट एग्रीकल्चरल क्यों लिखे? हम आपको काउंटर भी किए, वो तो मेरा कॉस्ट था ना, तो हम कॉस्ट को माइनस करते हैं। आप यही सोचकर माइनस किए थे, तो फिर एक्सप्लेन क्यों नहीं किए? सर हाँ, ये तो ठीक है, 50,000 का सामान 1,10,000 में बिका। अब सुनिए आनंद, सुनिए, देखिए हो क्या रहा है। 1,10,000 रिवेन्यू है। हाँ सर, तो 60,000 तो आया उसका नेट इनकम। हाँ, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो रखा गया है उसका वो तो इनकम है ही नहीं ना, जो आप इस्तेमाल कर लेते हैं वो तो इनकम है ही नहीं। हम लोग क्या समझे ना, जो अगर वो 50% है तो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कैसे? सेल्फ कंजम्पशन को बेचा नहीं ना गया बाबू, जब बेचेंगे तब ना इनकम होगा। जब आप सर्विस किसी और को देते हैं तब आप सैलरी रिसीव करते हैं। नेशनल इनकम जैसा कॉन्सेप्ट जब आप पढ़े, मम्मी जब घर पे हम लोग के लिए काम करती हैं, खाना बहुत उन्होंने लाइफ सेक्रीफाइस किया, क्या उसके बदले उनको कुछ रेम्युनरेशन मिला? सेल्फ कंजम्पशन, क्या वो मेहनत इनकम का पार्ट बनता है? कभी नहीं। वही चीज तो यहां है, एक किसान ने अपने फूड ग्रेन का 50% खुद के खाने के लिए रख लिया, वो इनकम का पार्ट थोड़े है बच्चों।
अच्छा देखिए, आप लोग से मिस्टेक क्या हुआ, जिन लोगों ने 1,10,000 कहा, आप टोटल रेवेन्यू को इनकम बोल दिए। क्या रेवेन्यू इनकम हो सकता है? रेवेन्यू का मतलब तो पूरा पैसा, उसमें हमारा लागत भी इन्वॉल्व है और इनकम भी, और हमें लागत नहीं जानना था, क्या जानना था? इनकम। बताइए, एग्जाम में ब्लंडर हो जाता, जबकि बहुत भारी बात नहीं है, ये बहुत कॉमन बात है और आपको पता है ना। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। लिख लीजिए, कॉपी में लिखते जाइए, कॉपी में, नहीं तो जो आपका असाइनमेंट है शीट जो, उस पर पीछे में अगर कहीं जगह है तो वहां भी लिख सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग, आगे चले। चलिए, ये क्वेश्चन जो है पहले ही बता देते हैं, सतीश के लिए है। आप लोग सब लोग सुनेंगे, आंसर सतीश को देने दीजिएगा। चलो बच्चों, हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस ऑफ रबर प्लांटेशन। सुनिएगा, रबर प्लांटेशन इन सिंगापुर बट रिसीव्ड इन इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज। पहला ए पॉइंट में कहता है एग्रीकल्चरल इनकम एंड हेंस एग्जेम्प्ट। दूसरा, एग्रीकल्चरल इनकम बट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बी बहुत सफाई से आपको उलझा रहा है। सी में कहता है टैक्सेबल इन सिंगापुर एंड दस नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, और डी में नॉन ऑफ द अबव। एकदम रिलैक्स होकर सोचिए सब लोग, लेकिन आंसर सतीश को ही देने दीजिएगा। ठीक है, आप अपना ही आंसर दीजिए। हम हमारे ख्याल से मतलब ऑप्शन बोलिए ना, ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सा है? डी, नॉन ऑफ द अबव। अच्छा, अगर आप नॉन ऑफ द अबव कह रहे हैं सतीश, तो कोई ग्राउंड होगा ना। क्या ग्राउंड है? फॉरेन से आया है तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। अच्छा, इनको एक पहलू याद है, एक याद है, लेकिन उसके अंदर का एक बात जरूर भूल रहे हैं। अच्छा, हम क्लियर करते हैं। हाँ बोलिए शिखर। फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहते हैं। डिपेंड करता है आरएस धीरे धीरे आ रही है, वो ट्रैक पर आई है, उसने पकड़ा है, कंक्लूजन पकड़ लिया। अब अपनी याद है। तान्या, नीतीश, बी। नीतीश का कहना है कि एग्रीकल्चरल इनकम बट टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस। बताओ, तो नीतीश एक तरह से सही कह रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि जो फॉरेन एग्रीकल्चरल है वो क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, तो वो एग्रीकल्चर में टैक्सेबल कर भी कहाँ रहा है? कहाँ टैक्सेबल कर रहा है? बिजनेस में। और जब वो पीजीपीपी में हो गया तो वो तो नॉन एग्रीकल्चरल हो गया ना। सोच कर देखो कितना सफाई से एग्रीकल्चरल को बिजनेस में रख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? नॉन एग्रीकल्चरल, वो तो बिजनेस हो गया ना। अब सवाल है कि इंडिया में टैक्सेबल क्यों हुआ? क्योंकि वो पैसे, उसने एकदम सही कहा, आरएस पर डिपेंड करता है। बेटा, इनकम इंडिया में रिसीव किया गया है, इस पॉइंट को क्यों नहीं नोटिस किए? तो जब कोई इनकम इंडिया में रिसीव कर लिया जाए, वो इंडियन इनकम हो जाता है ना। इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आते के साथ वो इंडियन इनकम बन गया। लेकिन सतीश का भी कहना सही था कि सर वो तो एग्रीकल्चरल ट्रीट नहीं होगा। आई एग्री, तो वो कहां एग्रीकल्चरल में रख रहा है? उस एग्रीकल्चरल को पीजीपीपी में रख दिया। ये भी कहा है ना, एग्रीकल्चर इनकम। हाँ, तो ऑप्शन बी में आप देखो तो कितने सफाई से उस एग्रीकल्चरल इनकम को पीजीपीपी में जब टैक्सेबल कर दोगे तो वो एग्रीकल्चरल रहेगा, नॉन एग्रीकल्चरल। तो जब तुम टोटल इनकम निकालोगे तो वो तो नॉन एग्रीकल्चरल है। गॉट द पॉइंट? हाँ, पता, बहुत सफाई से माइंडसेट डिजाइन करके क्वेश्चन को बना दिया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो बच्चों 5 का राइट आंसर क्या हो गया? बी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है निखिल आपके लिए, सुनिएगा। 6 नंबर, द प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम इन केस ऑफ इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड बाय एसएससी इन इंडिया। चलिए, तो 6 नंबर को कह रहा है, देखिएगा कि कितना पोर्शन एग्रीकल्चर है, कितना पोर्शन बिजनेस है। कैसा? जब आप क्या कर रहे हैं? कॉफी को ग्रो कर रहे हैं,
सिक्योर्ड कर रहे हैं बाय एसएससी इन इंडिया। चलिए बताइए बी, तो 75% क्या हो गया एग्रीकल्चर और 25% क्या हो गया नॉन एग्रीकल्चरल। इसको कहाँ रखेंगे हम लोग बिजनेस में। गुड, तो राइट आंसर हो गया डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नीतीश आपके लिए है। द प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड बिजनेस इनकम in case of income derived by SSC from growing of tea leaf in India and manufacturing of tea। क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा। ग्रो भी आप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी आप कर रहे हैं। किनके सी, इनका कहना है कि 60% एग्रीकल्चरल और 40% बिजनेस। आर यू एग्री बच्चों? यस सर। चलो तो राइट आंसर क्या हो गया सी। वेरी गुड। हाँ, अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है विवेक भाई के लिए है, बड़े भैया जो है अपने। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एज कितना है 61 ईयर, क्योंकि सीनियर सिटीजन भी हैं क्लास के हमारे बड़े भैया हैं, तो एज 61। पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इज डन इफ हिज नेट एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 50,000 और 5,000 एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 3 लाख। चलिए 8 नंबर पे आइए, बताइए सर, आपको बताना है। दो ऑप्शन है 1 और 2। देखिएगा आंसर क्या बना है। 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। 1 इज करेक्ट, 2 इज ऑल्सो करेक्ट। 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। अच्छा है बहुत आसान, लेकिन ऐसे लिखकर साइकोलॉजिकली कंफ्यूज किया गया है। बी मतलब 1 भी करेक्ट है और 2 भी करेक्ट है। सही बात है। हम लोग 2.5 लाख ना पढ़े थे दोस्त। हाँ, उनको बोलने दीजिए। अच्छा, इनका एज 61 ईयर से ऊपर है, इसलिए इनका बेसिक लिमिट 3 लाख होगा। वेरी गुड। चलिए तो बउआ राइट आंसर क्या हो गया बी। 5,000 से ज्यादा होना चाहिए और 3 लाख से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब का एज क्या है 61 साल। कोई दिक्कत? चलो वेरी गुड। हाँ, 9 नंबर में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये अमन के लिए क्वेश्चन है। 9 नंबर पे आते हैं बच्चों। इफ एसएससी इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा, ग्रोइंग भी और मैन्युफैक्चरिंग भी, देन गलती से देम लिखा गया, रुक जाइए इसको सही कर लेते हैं। हाँ सही कर लेते हैं, मिसप्रिंट हो गया। चलिए, देन एग्रीकल्चरल इनकम इन दैट केस शैल बी, क्या होगा एग्रीकल्चरल इनकम? 60% एग्रीकल्चर बनाता है, 40% नॉन एग्रीकल्चर। तो सी आंसर हो जाएगा बी। देन एग्रीकल्चर इनकम इन दैट केस, तो 60% कहाँ रख दें एग्रीकल्चर में, तो 40% नॉन एग्रीकल्चर। और एक को अगर हम फॉलो करते तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर क्या हो जाता 60 हो जाता, जो कि गलत हो जाता है ना। एग्रीकल्चर कितना लेना है 60 लेना है, तो आंसर क्या हो गया ए कि बी? बी कैसे? क्योंकि सर बोल रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम उस केस में कितना परसेंट हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर हम लोग 60% मानते हैं और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 40% हो जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर कितना मानते हैं 60 आप कह रहे हो, और बी में कह रहा है 60% इनकम फ्रॉम सच बिजनेस, तो 40 ही ना बचा दोस्त। तो ये आंसर कैसे सही होगा? सच बिजनेस बोला बोलो। सर एग्रीकल्चर इनकम बोल रहा है ना। हाँ सही कह रहा है। देन एग्रीकल्चर इनकम इन दैट केस शैल बी 60% इनकम फ्रॉम सच बिजनेस, यानी 60% इनकम क्या रहेगा एग्रीकल्चर। गुड, तो राइट आंसर बी।
कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। राइट आंसर हो गया अपना बी। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 विवेक आपके लिए, शुरू करें विवेक? चलिए। इफ एसएससी इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, सच इनकम शैल बी, क्या होगा? 40% of such shall be taxable and balance 60% shall be exempt। क्या बच्चों एग्री हो? क्यों? अच्छा 60% एग्रीकल्चरल हो जाएगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल टैक्सेबल हो जाएगा। वेरी गुड, तो राइट आंसर हो गया सी। 11 नंबर पे आए। चलिए, इफ एसएससी इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, द एग्रीकल्चरल इनकम शैल बी। चलिए रिमी आप बताइए 11 नंबर। 65% of the income from such business। और कंफर्म है रबड़ के केस में ऐसा होता है क्या? एग्रीकल्चर कितना होगा? 65%। वेरी गुड। सी सर। अच्छा हाँ सॉरी सी। चलिए तान्या ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ एसएससी इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड क्योरिंग ऑफ कॉफी, द एग्रीकल्चर इनकम इन दैट केस शैल बी। एग्रीकल्चर क्या होगा? 75%। हाँ क्या बच्चों यस सर। एग्री हैं? यस सर। कितना हो जाएगा? 75%। 75%। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। तेरह नंबर देखिएगा। इफ एसएससी इज एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस ऑफ, क्या है बउआ? एम्प्लॉयड है कहां? बिजनेस में। चलो, ऑफ ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग ऑफ कॉफी, द बिजनेस इनकम इन दैट केस शैल बी। बिजनेस इनकम कितना होगा? 40 और एग्रीकल्चर 60। तो उस हिसाब से राइट आंसर क्या हो गया? ए। अब यहां दिमाग लगाना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 पर आपको दिमाग लगाना होगा। सतीश क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। इफ एन एसएससी uses its own agricultural produce for the purpose of, देखिएगा यहां पर हाईलाइट करेंगे, इस पर नोटिस कीजिएगा, uses own agricultural produce for the purpose of manufacturing certain product other than tea, rubber, coffee. Cost of such agricultural produce for the purpose of computing business income of manufacturing shall be। क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सच, या फेयर मार्केट वैल्यू, नॉन ऑफ द अबव, या एनी ऑफ द अबव। बी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज ऑन द डेट यूज। कंफर्म हो? उज्जवल का कहना है बी। पढ़े हो ये पॉइंट? कॉपी में पलटो, तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है। हाँ, फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन जिस दिन आप यूज कर रहे थे। तो वेरी गुड उज्जवल, राइट आंसर क्या हो गया अपना? बी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन जो है आनंद आपके लिए है बाबू। इफ एसएससी यूजेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन बाय हिम फॉर हिज ओन कंजम्पशन, किस लिए यूज कर रहा है? ओन कंजम्पशन के लिए। चलो तो बच्चों जब हम ओन कंजम्पशंस के लिए यूज कर रहे हैं उस केस में देखिए ऑप्शन ए, बी, अच्छा हाँ डी छूट गया है, हाँ कोई बात नहीं 15 में। चलिए चलिए आइए तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, क्या होगा? सी होगा। क्यों?
तो नथिंग शैल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। वेरी गुड। अभी तो वो वाले क्वेश्चन पे हम लोग इसी बात का डिस्कशन किए थे, है ना। अब ये क्वेश्चन किनको दे? सर 15 नंबर सही रखना। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में क्या कह रहा है? इफ एसएससी यूजेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन बाय हिम फॉर हिज ओन कंजम्पशन। जब वो कोई किसान कोई भी फूड ग्रेन उगाया हो और पूरा का पूरा खुद यूज कर लिया हो, जो उसका वैल्यू है, क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम है? नहीं, चूंकि वो बिकेगा नहीं ना, आप यूज कर लिए तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। तो उस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? नथिंग शैल बी ट्रीटेड एज हिज एग्रीकल्चरल इनकम। यही तो पॉइंट अभी वो 60,000 वाले में हम लोग डिस्कशन किए हैं। चलिए 16 नंबर पे आइएगा। हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। अमन देव, ये क्वेश्चन आपके लिए है। हाँ, वो प्रिंट लाइन, इसको BY कर देते हैं। तो सीधी ऑप्शन में क्या सेम है सर? इसका सीधी ऑप्शन तो सेम है। अच्छा, कोई बात नहीं, देखिए तो कौन सा सही है। CRD दोनों हो जाएगा। वही सही है। CRD दोनों हो जाएगा। वन इज इनकरेक्ट। सीधी दोनों हो जाएगा। लीजिए, अब सही हो गया। क्यों B नहीं हो सकता? नहीं, क्यों? क्योंकि सर सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम सारे पर्सन के लिए, लेकिन सर एग्रीकल्चर इनकम जो होता है ना, वो सिर्फ 5% का एप्लीकेबल पार्शियल इंटीग्रेशन जो Partial integration of agriculture income with non-agricultural is done in case of any SSC other than who is liable to be taxable at flat rate of income tax। अच्छा, flat rate of income tax। पॉइंट A 2 में लिखता है इंडिविजुअल HUF BY AJP। तो अगर हम ये कहें कि 1 इज करेक्ट एंड 2 इज ऑल्सो करेक्ट, B वाला, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि सर पार्शियल इंटीग्रेशन तो सिर्फ 5% पे ही अप्लाई होता है। हाँ। और एग्जाम्पशन है जो सारे पर्सन पे अप्लाई होता है। तो 5 ये पार्शियल इंटीग्रेशन जो 5% है, वहाँ हमारा इंडिविजुअल HUF AOY AO3 और AJP और BY आता है सर। और जो C में है कि 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, तो ये कैसे आपको सही लग रहा है? सर वही फर्स्ट में लिखा ना सर, एनी एसएससी सर, ये नहीं सर, फर्स्ट पॉइंट इनकरेक्ट है सर, फर्स्ट पॉइंट इनकरेक्ट है, सेकंड पॉइंट करेक्ट। वो इनकरेक्ट है। फ्लैट रेट का मतलब आप लोग को याद है? ये बताइए। फ्लैट रेट का मतलब याद है? स्लैब रेट। सही कह रहे हैं, स्लैब रेट। अभी भी सोचिए तो आप सही हैं। स्लैब रेट किन पर एप्लीकेबल होता है? इंडिविजुअल HUF AOP BY AJP पे स्लैब रेट अप्लाई नहीं होता है। बस फर्क इतना होता है कि इंडिविजुअल जब 60 और 80 से अलग हो जाते हैं तो 2 रूल बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से 1 इज करेक्ट एंड 2 इज ऑल्सो करेक्ट। कहाँ गलत है? ए में कह रहा है एनी एसएससी अदर देन, समझे, अदर देन हु इज लायबल टू टैक्सेबल एट फ्लैट रेट ऑफ इनकम टैक्स। फ्लैट रेट, हाँ। अब सुनिए, जब आप टैक्स पढ़ते हैं तो देखिएगा, फर्म भी आ गया और कंपनी भी आ गया। कंपनी पर कोई इनकम और एज नहीं होता तो सीधे कितना लग जाता है? 30%, है ना। उस पर का स्लैब रेट क्या हो जाता है? फिक्स। स्लैब रेट के अंदर एक फिक्स रेट है जो कि क्या है? अपना फ्लैट रेट। तो फ्लैट रेट में कौन आ गया?
कंपनी और फर्म, ये कौन सा वर्ड लगाया? अदर देन। तो अदर देन में कौन बचा? यही 5 लोग जिसको वो 2 पॉइंट पर लिखा है। तो इनडायरेक्टली 1 और 2 दोनों तो सेम है बात है। सोच कर देखो ना, यहां डायरेक्ट नाम बताया इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, और उसमें कहा एनी एसएससी अदर देन हु इज लायबल टू बी टैक्सेबल एट फ्लैट रेट, क्योंकि इन लोगों का कोई इनकम रेट नहीं बदलता, करोड़ों रुपया हो वही, एज हो वही, फर्क नहीं पड़ता, फ्लैट है। स्लैब रेट में भी क्या है? फ्लैट है, सीधे 30, कोई बदलाव है? नहीं। तो उस हिसाब से वो देखा जाए तो ए और बी पॉइंट तो एक ही है, एक ही बात को 2 तरीके से ये लोग बोल रहे हैं। आर यू एग्री? तो अब सोचो, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1 इज करेक्ट एंड 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो बी नहीं हुआ राइट आंसर। क्या वो बच्चा नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई नहीं। 17 नंबर पे आओ। 17 नंबर पे देखो क्या कहता है? पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इज डन टू कंप्यूट टैक्स ऑन। पार्शियल इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? हाँ, सिर्फ एग्रीकल्चरल कि नॉन एग्रीकल्चरल? दोनों आ जाता है एक साथ, नॉन एग्रीकल्चरल भी और एग्रीकल्चरल भी। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल।